गुड मॉर्निंग। इश्यू ऑफ शेयर्स में अब नई बात जो है वो स्टार्ट करते हैं। अंशों का अभिदान सब्सक्रिप्शन। तो अभिदान को 3 पोर्शन में डिवाइड करेंगे हम। एक सम अभिदान, एवरेज सब्सक्रिप्शन, एक अधि अभिदान, ओवर सब्सक्रिप्शन, और एक न्यून अभिदान, अंडर सब्सक्रिप्शन। तो सम अभिदान में कोई दिक्कत नहीं है। मान लो जितने शेयर हमने इश्यू किए हैं उतनी एप्लीकेशन आ गई, नॉर्मल सी बात है। न्यून अभिदान में जितने शेयर आपने इश्यू किए हैं उससे कम एप्लीकेशन आई, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कम आई है तो कम दे दो। दिक्कत होती है अधि अभिदान। अब अधि अभिदान में क्या होता है ये देखना है हमको, तो इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं हम। अधि अभिदान ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन किसको कहते हैं कि भाई जितने अंश हमने इश्यू किए एप्लीकेशन उससे ज्यादा आ गई, तो अब कंपनी ज्यादा शेयर तो दे नहीं सकती, जितने इश्यू किए उतने दे सकती है ना। जैसे आप लोग देखो, कोई बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना है, अब स्कूल में सीटें ही मान लो किसी क्लास की 100 है और एप्लीकेशन 150 आ गए, तो क्या करेगी स्कूल? सीटें थोड़ी बढ़ा देगी। सीटें तो 100 है तो 100 ही सीट पे अलॉटमेंट करेगी, तो फिर उनका अपना एक प्रोसीजर होगा। अब कंपनी कैसे करेगी? मान लो 1 लाख एप्लीकेशन शेयर इशू किए हैं और एप्लीकेशन आ गई 2 लाख की, तो कंपनी क्या करेगी? इसमें कई तरह के प्रोसीजर होते हैं। जैसे मान लो पहला ऑप्शन तो है कि एक्सेस एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर देगा। तो रिजेक्ट किस बेस पे करे? अब इसके भी 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक तो पहले जो आया है उसको शेयर दे दो, पहले आओ पहले पाओ आधार पर। जिनकी एप्लीकेशन पहले आई है उनको शेयर दे दिए जाएं, और जिनकी एप्लीकेशन बाद में आई है उनको शेयर नहीं दे। और दूसरा है लॉटरी सिस्टम। भाई जितनी एप्लीकेशन आई है लॉटरी निकाल लो, जिनको शेयर मिलने होंगे उनको मिल जाएंगे, जिनको नहीं मिलेंगे उनको रिजेक्ट कर दो। एक तो ये तरीका है। दूसरा है प्रो रेटा बेसिस, यथानुपात। मतलब सबको एक अनुपात फिक्स कर लो, उस अनुपात के बेस पे शेयर कर। जैसे 1 लाख शेयर इशू किए कंपनी ने और एप्लीकेशन आ गई 2 लाख की, तो अनुपात बन गया 2:1। तो मतलब जिसने 2 मांगे उसको 1 दो, आधे दे दो सबको। मतलब तो सबके लिए एक जैसा अनुपात फिक्स हो गया, ठीक है ना। तो इसको हम यथानुपात कहते हैं। यथानुपात का मतलब क्या है? सभी अंशधारियों के लिए एक जैसा अनुपात फिक्स कर लिया जाता है और सबको उसी अनुपात में अंशों का अलॉटमेंट कर दिया जाता है। तो सवाल ये आएगा कि भाई चलो आपने 2 के बदले में 1 दे दिए, लेकिन पब्लिक ने आवेदन की राशि तो 2 शेयर की दी है और आपने उसको 1 ही शेयर दे रहे हैं, तो आवेदन की राशि एक्स्ट्रा दे रखी है ना लोगों ने, वो कोई दिक्कत नहीं है। जितना एक्स्ट्रा दे रखा है वो आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा, और भी बच गया तो कॉल्स में एडजस्ट हो जाएगा। सारी कॉल करने के बाद भी एडजस्ट हो जाता है तो फिर रिफंड भी हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। वो एडजस्टमेंट हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा पैसे दे रखे हैं पब्लिक ने उसका एडजस्टमेंट कंपनी कर देगी। तीसरी बात आती है कैटेगरी वाइज। अब कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट कैसे करेगी कंपनी? इसमें क्या है कि छोटे इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो थोड़े थोड़े शेयर मांगते हैं, उनको कंपनी प्रायोरिटी देती है। जैसे मान लो कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि भाई 1 से लेके 100 तक जिसने शेयर मांगे हैं उसको पूरे दे दो, तो 100 तक मांगने वालों को पूरे दे दिए। 100 से लेके 1000 तक जो मांग रहे हैं उनको 80% दे दो।
1000 से लेके 10,000 तक मांग रहे हैं उनको 60% दे दो, और जो 10,000 से ज़्यादा मांग रहे हैं उनको 40%। इस तरह से अलग अलग स्लैब बना दिए, कैटेगरी बना दी, तो फिर अलॉटमेंट उस कैटेगरी के हिसाब से होगा। भाई जो बहुत ज़्यादा शेयर मांग रहे हैं, इसका मतलब पैसे वाले हैं, उनके वैसी कोई दिक्कत नहीं है, उनको शेयर कम भी देंगे तो चलेगा। तो 10,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन जिन्होंने दिए है शेयर खरीदने की, उनको बहुत कम शेयर दे रहे हैं, और जो थोड़े थोड़े मांग रहे हैं, छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उनको पूरे शेयर दे दिए जाते हैं। और इस तरह से परसेंटेज फिक्स करके और शेयर का अलॉटमेंट कर दिया जाता है। तो इसको हम कहते हैं कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट या स्लैब सिस्टम कहते हैं, अलग अलग स्लैब बना दिए जाते हैं। तो ये होता है ओवर सब्सक्रिप्शन अधिकता। उसके बाद में लेते हैं बात हम अंशों का रोकड़ के अलावा अन्य प्रतिफल के लिए निर्गमन। अंशों का रोकड़ के अलावा अन्य प्रतिफल हेतु निर्गमन, मतलब कि मान लो कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि कंपनी शेयर्स को कैश इश्यू नहीं करके किसी और को देती है, अपना कोई भुगतान करना हो। जैसे मान लो कंपनी ने किसी से बिजनेस खरीदा, तो उसको पैसे देने हैं, तो कैश इतनी ज़्यादा है नहीं, तो उनको अपनी कंपनी के शेयर दे दिए। या किसी से कोई संपत्ति खरीदी, एसेट्स खरीदी, मशीन खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, और उनको भुगतान में कैश नहीं दे के अपनी कंपनी के शेयर दे दिए जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं संपत्ति का रोकड़ के अलावा अन्य प्रतिफल के लिए निर्गमन। तो इसमें जर्नल एंट्रीज कैसे करती हैं ये देखना है अपने को। पहली एंट्री तो करेंगे संपत्ति खरीदने पर। संपत्ति खरीदने पर एंट्री क्या करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट, और जिससे खरीदी है उसको हम कहते हैं वेंडर। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ठीक है ना। और फिर वेंडर को भुगतान करने पर, भुगतान करेंगे तो वेंडर डेबिट। भुगतान यदि कैश में कर रहे हो तो टू बैंक, शेयर में कर रहे हो तो टू शेयर कैपिटल। लेकिन मान लो जो शेयर दे रहे हो वो आप प्रीमियम पे दे रहे हो, तो फिर टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो आएगा। लेकिन उस कंडीशन में जब प्रीमियम पे शेयर इश्यू हो रहे हैं, तो शेयर कैपिटल और प्रीमियम की अमाउंट अलग अलग कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज करना है आपको। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, निर्गमित किए जाने वाले अंशों की संख्या इज इक्वल टू टोटल पेमेंट अपॉन इश्यू प्राइस पर शेयर। जितना पेमेंट करना है उसको एक शेयर के निर्गमित मूल्य इश्यू प्राइस से डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ शेयर कितने देने हैं वो आ जाएगा। उसके बेस पे फिर कैपिटल और प्रीमियम की अमाउंट कैलकुलेट कर, ठीक है। तो ये अंशों का रोकड़ के अलावा अन्य प्रतिफल के रूप में निर्गमन है। अब एक लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, अंशों का हरण करना। आप लोगों को पता है कि यदि कोई शेयर होल्डर अंशों के पैसे नहीं दे, एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, मान लो कॉल्स नहीं दे रहा या अलॉटमेंट नहीं दे रहा, ठीक है ना, तो कंपनी उसको पहले तो रिमाइंडर भेजती है कि भाई आपका पैसा ड्यू है, वो आप पैसे भेजो। उसके बाद भी मान लो शेयर होल्डर पैसे नहीं भेजे है, तो कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि कंपनी उसके अंशों को हरण कर सकती है, और जितना पैसा उस व्यक्ति ने दे रखा है वो पैसा भी कंपनी जब्त कर लेगी। तो उसकी अकाउंटिंग के बारे में बात होगी कि उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। फिर हरण किए गए अंशों को कंपनी री इशू भी कर सकती है वापस, तो री इशू की एंट्रीज वगैरह क्या होगी, तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हरण और री इशू के बारे में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।